हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर पॉलीमर में बात की थी अबाउट बेकेलाइट्स के बारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हमने पढ़े थे, दैट इज फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक तो नोवल एक होता है लीनियर पॉलीमर और दूसरा क्या होता है आपका बेकेलाइट। ठीक है, उसके बारे में हमने बात की थी कि बेकेलाइट किससे फॉर्म होता है, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल से। ठीक है, सेकंड जो हमने पॉलीमर पढ़ा था दैट इज आपका यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन था। ठीक है, और थर्ड हमने पढ़ा था मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, इन तीनों पॉलीमर के बारे में हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने बात की थी आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट था आपका पॉलीएमाइड दैट इज नायलॉन 2 नायलॉन 6। ठीक है, और एक था आपका पॉलिस्टर PHBV। ठीक है, तो उसके बारे में हमने बात कर ली थी। क्लियर है? ध्यान रखना, आपको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कौन कौन से नाम आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो अपना वैसे चैप्टर जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो ही चुका है। आज हम थोड़ा सा इसका केवल और केवल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वैसे तो क्लासिफिकेशन पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, बट अगर क्लासिफिकेशन पहले पढ़ा देते हैं तो तकलीफ ये होती है कि तब तक हम पॉलीमर्स के बारे में जानते नहीं हैं। ठीक है, और पहले क्लासिफिकेशन कर लेते तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए पहले हमने पॉलीमर के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्या रहेगा आपके लिए, ईजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन तो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, जैसे आपका एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बेसिस पे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कैटायनिक और एनायनिक मैकेनिज्म के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहला फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सोर्स के बेसिस पर सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स कौन से पॉलीमर्स होते हैं, जो हमें डायरेक्ट नेचर से अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, आपके नेचुरल रबर हो सकता है, नेचुरल रबर। ठीक है, सिल्क हो सकता है, सिल्क भी आपके पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं। सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा आपके पास ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स, ये किस कैटेगरी में आते हैं, आपके नेचुरल रबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो सेल्यूलोज भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आपके किस कैटेगरी में आता है, नेचुरल रबर की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके अलावा आप स्टार्च ले सकते हो। ठीक है, तो जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, सेकंड जो आते हैं दैट इज सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक रबर, सेमी सिंथेटिक रबर वो होंगे जो हमें नेचर से तो मिलते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, थोड़ी सी वीक होती है। तो हम उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम किस कैटेगरी में लेते हैं, आपके सेमी सिंथेटिक की कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका सेल्यूलोज है, तो आपका सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज की एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर बनता है सेल्यूलोज एसीटेट, या फिर सेल्यूलोज नाइट्रेट। ये किस कैटेगरी में आते हैं, आपके सेमी सिंथेटिक की कैटेगरी में।
और थर्ड होते हैं दैट इज सिंथेटिक पॉलीमर्स, जिन्हें हम मैन मेड पॉलीमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें आते हैं आपके पास ब्यूना एन ले लीजिए आप, ब्यूना एन, ब्यूना एस ले लीजिए। इसके अलावा आप नायलॉन ले लीजिए। नायलॉन भी कौन कौन सा, नायलॉन 66, नायलॉन 6, नायलॉन 26, नायलॉन 610, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, आपके सिंथेटिक फाइबर्स की कैटेगरी में या सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसके अलावा आप एस्टर में ले सकते हो। ठीक है, PHBB जो हमने पढ़ा था वो आप ले लीजिए। टेरिलीन आप ले सकते हो, डेक्रोन। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा था, ग्लिप्टल आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपके किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, ब्यूना एन, ब्यूना एस हो गया। नियोप्रीन आप ले सकते हो, नियोप्रीन, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए अब आप इनको आसानी से समझ सकते हो। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं सेकंड टाइप के क्लासिफिकेशन के बारे में, जो है स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आपका लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, और एक क्या हो सकता है आपके पास, क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, तो देखिए लीनियर पॉलीमर कौन से होंगे, तो लीनियर पॉलीमर होंगे आपके पास इस टाइप के पॉलीमर्स, जिनमें कोई ब्रांच नहीं है, जो स्ट्रेट है। ठीक है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई क्रॉस लिंक नहीं है आपस में। इनको हम बोलते हैं क्या, आपके लीनियर पॉलीमर्स। जैसे एग्जांपल देखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, पॉलीस्टायरीन, जो हमने एडिशन पॉलीमर में पढ़े थे, वो आपके लीनियर पॉलीमर होते हैं। इसके अलावा हाई डेंसिटी पॉलीइथीन जो हमने देखा था HDPE, वो भी किस कैटेगरी में आएगा, आपके लीनियर पॉलीमर की कैटेगरी में। ठीक है, ये क्या है आपके पास, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रांच। तो ब्रांच पॉलीमर में क्या होगा, ब्रांचिंग मिलेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे यहाँ से ब्रांचिंग है, यहाँ से ब्रांचिंग है, यहाँ से ब्रांच, यहाँ से ब्रांच, यहाँ से, इनमें क्या है, ब्रांचिंग मिलती है आपको। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर्स, और ये होते हैं आपके पास LDPE, जो लो डेंसिटी वाले होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीइथीन। मैंने आपको बताया था अभी था कि जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो किसके बनते हैं, लो डेंसिटी पॉलीइथीन के बनते हैं। ठीक है, इनमें ब्रांच्ड की वजह से इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाती है। ठीक है, इसलिए इनमें
कॉम्पैक्टनेस उतनी रहती नहीं है, ठीक है, इसलिए लो क्वालिटी का क्या होता है, ये प्लास्टिक होता है। जबकि हाई डेंसिटी वाले में क्या होती है, कोई ब्रांचिंग नहीं, तो ये एक दूसरे के पास में रहती है, क्लोज रहती है, ठीक है। इस वजह से जो टफ प्लास्टिक बनाना होता है, जैसे आपको वे जो बाल्टी आपके होते हैं ना, मग्स वगैरह, ठीक है, बकेट्स वगैरह, या कोई भी प्लास्टिक के आइटम आपको बनाने हैं, तो वो आप किससे बनाते हो, इससे बनाते हो, ठीक है ना। तो ये है इम्पोर्टेंट। क्रॉस लिंक में क्या होगा, क्रॉस लिंक में आपके पास लिंकेज फॉर्म होंगे यहाँ पर, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंकेज बोलते हैं। ये क्या है आपके पास, क्रॉस लिंकेज, क्रॉस लिंक फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे नेचुरल रबड़ के बारे में हमने बात की थी, उसमें क्या था, यहाँ पे सल्फर के क्रॉस लिंक फॉर्म हुए थे, ठीक है। इसी तरह से बेकेलाइट में भी क्या होता था, आपके क्रॉस लिंक फॉर्म होते थे, ठीक है। तो ये हैं आपके क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है यहाँ पे, सल्फर लिंकेज हो सकता है, ठीक है ना, क्रॉस लिंकेज, सल्फर लिंक या फिर हाइड्रोजन लिंक फॉर्म हो सकते हैं, जैसे बेकेलाइट। इसके अलावा हमने देखा था यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, या फिर जो मेलेमाइन वाला था, मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, उनमें क्या होते हैं, आपके क्रॉस लिंक फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं थर्ड टाइप के क्लासिफिकेशन के बारे में, दैट इज डिपेंड्स ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ intermolecular forces acting between polymeric chains, on the basis of intermolecular forces, ठीक है। थर्ड जो है आपका, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ intermolecular forces of intermolecular forces between polymeric chains, उनमें आपस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं उनके बेसिस पर, ठीक है। तो जो फर्स्ट आता है दैट इज इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए इलास्टोमर्स में क्या होता है, जो आपकी कोइल्स होती है वो रेंडमली ओरिएंटेड होती है, ठीक है। किसी भी तरीके से आप मान लीजिए इसको, इनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी ऑर्डर फिक्स नहीं होता, बस उलझा मत देना आपस में, इनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। रेंडमली कोइल होते हैं ये, और ना ही इनके बीच में कोई इतने ज़्यादा आपके लिंकेज होते हैं, क्रॉस लिंकेज से भी इनमें, क्रॉस लिंकेज भी इनमें ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है बहुत ही कम, ठीक है। वीक वंडरवॉल टाइप के फोर्स इनमें क्या रहते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है। सो इन दीज टाइप ऑफ polymers there is very weak force of attraction, intermolecular
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, वीक वांडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। ठीक है, वीक वांडरवॉल फोर्स वर्क करता है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें इनके बीच में कोई भी क्रॉस लिंक प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, देयर इज नो क्रॉस लिंकेज बिटवीन पॉलीमेरिक चेन्स, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कोई क्रॉस लिंक प्रेजेंट नहीं होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनको जब स्ट्रेच किया जाता है, क्या किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, तो ये स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हो, लेकिन जैसे ही आप फोर्स को हटाते हो फिर से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर लेती है, रीगेन कर लेती है। ठीक है, रैंडमली कोइल्ड होती है और इनका नेचर कैसा होता है, एमोर्फस नेचर होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन तो क्या होते हैं, जो सिस्टमेटिक होते हैं, और एमोर्फस क्या होते हैं, जो सिस्टमेटिक नहीं होते हैं। ठीक है ना, सो दीज आर amorphous in nature। ठीक है, these are randomly coiled, randomly coiled होती हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो आप, these polymers are stretched around 2 to 10 times by applying force, and when we remove force then they regain their original पोजीशन या ओरिजिनल स्टेट, जिस स्टेट में वो थे पहले उसी पोजीशन पर या स्टेट पर वो फिर से क्या आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं आपके इलास्टोमर्स। क्लियर है, जैसे आपके HDPV हाई डेंसिटी पॉलीएथीन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, ब्यूना, जो भी रबर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सब आपके इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो रबर्स की कैटेगरी है ये, और रबर्स की कैटेगरी के एग्जाम्पल जैसे ब्यूना एन हो गया आपके पास, ब्यूना एस हो गया, रबर हो गया नेचुरल रबर। ठीक है, तो वो सब आपके इसी कैटेगरी में आते हैं, इलास्टोमर्स की कैटेगरी में। क्लियर है, ओके। तो इसे नोट कीजिए, फिर हम सेकेंड टाइप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो जो नेक्स्ट टाइप है, फर्स्ट था इलास्टोमर, जो सेकंड है दैट इज, उसके बारे में बात करते हैं, थर्मोप्लास्टिक। सेकंड है आपके पास थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होता है, देखिए थर्मो मतलब हीट। ठीक है, जो क्या हीट से सेंसिटिव है उन्हें हम बोलेंगे आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। तो ये वो प्लास्टिक होते हैं जिन्हें हम अगर हीट करें तो ये क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और जैसे ही आप उसको फिर से कूल करोगे फिर से ये अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएंगे, आप मतलब फिर से कूल डाउन हो जाएंगे, रीगेन कर लेंगे अपनी
पहली वाली प्रॉपर्टी को, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका टूथब्रश, ठीक है। अगर टूथब्रश को आप गर्म पानी में रखते हो तो उसके जो ब्रिशल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको आप बाहर निकालो तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो फिर से हार्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं उनको, वो बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए थर्मोप्लास्टिक के लिए, क्लियर है। इसके अलावा आपके HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीएथीन, लो डेंसिटी पॉलीएथीन, PVC सब आपके किस कैटेगरी में आते हैं, थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं these polymers are become softer on applying heat and after removing the heat they become hard or they get their natural physical state। उन्हें हम किस कैटेगरी में लेंगे, आपके थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में। और इस प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हो कितनी भी बार, ठीक है। दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड मैनी टाइम्स। इसको आप कितनी ही बार क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। तो इन्हें हम बोलते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, ठीक है। तो टेम्परेचर्स के साथ आप अगर चेंज करते हो तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको चेंजेस मिल सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑन अप्लाइंग टेम्परेचर there is no change in chemical properties, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपके कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंजेस वो चेंज होगी, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो हाई डेंसिटी पॉलीएथीन, लो डेंसिटी पॉलीएथीन इस कैटेगरी में आते हैं। PVC, पॉलीस्टायरीन वो सब आपके इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप के पॉलीमर के बारे में। ओके, तो इनमें अगर हम बात करें थर्मोप्लास्टिक सेकंड कैटेगरी, ठीक है। इनमें जो आपके अट्रैक्शन होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो थर्मो आपके जो थे फर्स्ट वाले, ठीक है, इलास्टोमर्स, उनसे थोड़े से हाई अमाउंट में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप लिख सकते हो, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रोंगर, द intermolecular forces are stronger than elastomers, ठीक है। चलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए। ओके, तो थर्ड हम पढ़ते हैं, दैट इज थर्ड टाइप, उसे हम बोलते हैं फाइबर। क्या बोलते हैं,
फाइबर on the basis of intermolecular forces. Third one is fiber. फाइबर्स मतलब आपके जो नायलॉन्स वगैरह आते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर बात की जाए तो देखिए जैसे C डबल बॉन्ड O, NH डबल बॉन्ड O, NH, ठीक है। ये फिर नीचे किसी और लेयर के साथ में NH, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, या फिर NH C डबल बॉन्ड O। इस टाइप से मान लो आपके पास कोई भी एमाइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जो नायलॉन्स ठीक है, जो पॉली एमाइड्स हमने पढ़े थे फाइबर्स, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। इनमें क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं जहाँ पर क्रॉस लिंकेज डेवलप हो जाते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हो जाए या फिर जैसे सल्फर लिंकेज फॉर्म होते हैं वो टाइप के लिंकेज फॉर्म हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं फाइबर्स। और इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स रहते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स वर्क करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ polymers there is very strong force of attraction works between polymeric chains, ठीक है। they develop cross linkages like hydrogen bond, ठीक है, या सल्फर लिंकेज, ठीक है। दे डेवलप क्रॉस लिंकेजेस, और जब इनमें क्रॉस लिंकेज डेवलप हो जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस हो जाते हैं, जैसे इनका मोलिकुलर मास हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई डेंसिटी होती है इनकी, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स जब इनको हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल से ब्रेक होते हैं, तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाती है। लो एलास्टिसिटी, इनको आप ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेच करोगे तो ये बॉन्ड है इनकी वजह से ये क्या कनेक्टेड है, तो ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो ये बॉन्ड टूटेंगे आपके, ठीक है। इस वजह से बॉन्ड की जरिए क्या है फिक्स हो गए, इसलिए जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है आपकी कम होती है, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया इनका, हाई डेंसिटी है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो नायलॉन्स जो होते हैं इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नायलॉन्स वगैरह एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, दीज आर कॉम्पैक्ट इन नेचर, इनके एग्जाम्पल लो अगर आप तो नायलॉन्स हो गए, नायलॉन 6, ठीक है। ये किस कैटेगरी में आते हैं आपके फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है।
चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं अपना लास्ट और फोर्थ टाइप का इंटरमोल आपका क्लासिफिकेशन, इसके बारे में। जो फोर्थ टाइप है दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है, या थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, उनके बारे में हम बात करते हैं। फोर्थ वन इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स वो होते हैं जिनको हीट के जरिए क्या कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट होते हैं नेचर में, दीज आर कॉम्पैक्ट इन नेचर। इसके अलावा ये इरिवर्सिबल भी होते हैं। क्या होते हैं? इरिवर्सिबल इन नेचर। मतलब आपने हीट करके एक बार जो बना दिया, ठीक है, उसके बाद दोबारा आप उसको ठंडा करो और सोचो कि पुरानी पोजीशन आ जाए, नहीं होगी, ठीक है। एक बार जो चेंजेस होने थे हो गए, क्योंकि उनमें केमिकल चेंजेस हो जाते हैं इनमें, ठीक है। इसलिए ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट को रिगेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। केमिकल चेंजेस अकर्स, केमिकल चेंजेस occur in these polymers, ठीक है। और हीट करके इनको क्या कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है, ठीक है। और हीट करने पर इनमें नए क्रॉस लिंक भी क्या होता है, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ऑन हीटिंग न्यू क्रॉस लिंकेज आर डेवलप्ड, जैसा हमने बेकेलाइट के केस में पढ़ा था, ठीक है। बेकेलाइट या फिर मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बेकेलाइट हो गया, मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्लियर है? तो ये आपके 4 टाइप के पॉलीमर्स हैं जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे हमने क्या किए हैं, क्लासीफाई किए। अगर हम इनमें स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में होती है, ठीक है। यहीं पे अगर हम स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखें तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी हम लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ रहेगी वो रहेगी आपके, या मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहेंगे दैट इज थर्मोसेटिंग में, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या पॉलीमर सबसे ज़्यादा होंगे। उसके बाद होंगे आपके पास फाइबर में, ठीक है। इलास्टोमर्स में सबसे कम होंगे। और नेक्स्ट है आपका थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और उसके बाद आएगा इलास्टोमर्स। ये स्ट्रेंथ का क्या है, ऑर्डर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर। क्लियर है? चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की क्लासिफिकेशन के ही बारे में, ठीक है। तो जो हमने पहले पढ़ लिया है पूरे चैप्टर में, उन्हीं को हमने क्या किया, एक बार फिर से क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन देखा आज, ठीक है, सोर्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और उसमें जो ये 4 कैटेगरी है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो चैप्टर आसान है, बस आपको थोड़ा सा इसमें पेन चलाने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप पेन चलाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए चैप्टर आसान बनता जाएगा, ठीक है।
तो टफ़ नहीं है, फ्री के मार्क्स मिलते हैं इस चैप्टर से अगर आप इसको ढंग से कर ले तो। मेहनत भी कम लगती है और नंबर भी मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हर बार आता ही है, फिक्स है ये, ठीक है। तो ऐसा चैप्टर पढ़ना जिसमें 20 लेक्चर हो और ऐसा चैप्टर पढ़ना जिसमें 5 लेक्चर हो, वो दोनों से क्वेश्चन एक एक ही आना है, तो बेनिफिट कहाँ रहेगा, जहाँ पर 5 लेक्चर पढ़ो और एक क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। तो आप समझदार हो, आपको पता है आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।